विचार मंथन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटबंदी को सही करार दे दिया। केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी। 58 याचिकाएं थी, 5 जजों की पीठ थी और इन 5 जजों में 4 जज एक तरफ थे जिन्होंने एक तरफा नोटबंदी को सही बताया, किंतु एक जज ने आपत्ति भी दिखाई और उसमें तमाम सवाल भी खड़े कर दिए। नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। उसके बाद काफी विवाद हुए, उद्देश्य बताए गए थे, लेकिन कहा गया कि उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई। विपक्ष भी हमलावर रहा और जिस तरीके से 52 दिन नोट के एक्सचेंज का दौर चला, उसमें भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें ये कहा गया कि लोगों की जानें चली गई। तमाम सवाल खड़े हुए, अर्थशास्त्रियों ने भी सवाल खड़े किए, लेकिन जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुयायी, समर्थक बहुत खुश हैं और कह रहे हैं देख लिया, जो मोदी करते हैं वो सही करते हैं। और यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी मोदी के साथ खड़ी है, ये तक कह रहे हैं। लेकिन जब 4 की जगह पर एक जज का जो फैसला आया, उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ है प्रमुख आर्थिक विश्लेषक, जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर सलाहकार दीपचंद जी मिश्र। दीपचंद जी मिश्र आज हमारे मेहमान हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं। मैं दीपचंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दीपचंद जी, आज ये फैसला आया, बहुप्रतीक्षित फैसला था। क्या आप मानते हैं कि इससे केंद्र सरकार को बहुत बड़ी राहत मिल गई? बिल्कुल। कोई भी चीज अगर कोर्ट के पाले में चली जाती है तो सबके मन में ये तो रहता है कि कोर्ट का डिसीजन हो जाए, वो भी उस समय जबकि सुप्रीम कोर्ट के पाले में हो। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब संविधान पीठ के हवाले कोई विषय रहता है तो ये तो रहता ही है सरकार को और सारे लोगों को जो भी इसके पक्ष होते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष में हो, कि जब तक उसका फैसला ना आ जाए तब तक उन लोगों को उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार भी नहीं होता है। और लोग उसके निर्णय की प्रतीक्षा भी करते हैं कि जो संविधान सभा के लोग हैं, जो संविधान जो विशेषज्ञ लोग हैं, वो लोग उस बारे में क्या विचार रख रहे हैं, उनकी राय भी उस विषय पर अगर मिल जाती है तो अपने आप में वो विषय एक तरह से एक कानून का रूप ले लेता है। तो इसमें जो 5 जजों की पीठ थी, 4 एक तरफ और एक तरफ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये तो एक प्रक्रिया है जी। चाहे 5 सदस्यीय पीठ हो या इससे भी ज्यादा बड़ी पीठ हो, कभी कभी 3 सदस्यीय पीठ होती है, तो उसमें होता भी है। जैसे राम जन्मभूमि का भी आया था तो उसमें 2 लोग एक तरफ थे, 1 लोग एक तरफ थे, तो ये तो होता ही है। ऐसा थोड़ी ना है कि सब लोग एक तरफा फैसला दे देंगे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब लोग एक जैसी राय रखते हैं। लेकिन जैसे जो अपने इसमें 5वें जिनको कहा जा रहा है कि उनका डिसेंटिंग वो ऑर्डर था, उनके साथ भी ये है कि उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है कि हाँ ये ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि ये है, लेकिन इसको पलटा तो नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अब जिन लोगों ने उसके विरुद्ध याचिका दायर की थी, उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि ये याचिका हम किस लिए दायर कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। जो चीज वापस नहीं ला जा सकती, घड़ी को वापस जब घुमाया नहीं जा सकता है, तो उसके विरुद्ध याचिका करने का क्या मतलब है। ये चीज उन्होंने भी स्वीकार की, जो 5वें अपने जज साहब थे। तो उनका भी निर्णय इसी पर है, उस चीज को मोहर भी लगाता है सरकार को, कि सरकार ने भी ये चीज अपने पक्ष में कही थी कि भाई जिस निर्णय को हम वापस नहीं ले सकते उसके बारे में सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार ने तो इसी बात पर प्रश्न खड़ा किया था कि इस प्रश्न को इसमें सुनना ही नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ जो भी मामले आते हैं उनको सुनती ही है और उसको सुनने का अधिकार भी है, तो उन्होंने सुना भी, उस पर अपनी राय भी दी, उस पर अपना फैसला भी दिया।
लेकिन आपने एक बात बहुत ठीक कही कि फैसला पलटा ही नहीं जा सकता, तो कहते हैं फिर ये याचिकाएं शुरुआत में ही खारिज हो जानी चाहिए थी। लोग कहते हैं, खासतौर से विपक्षी लोग कहते हैं कि भाई जब नहीं फैसला पलटा जा सकता है, ये सब बातें हैं, तो ये फिर इसको पहले ही खारिज कर देते हमारी संविधान पीठ। जो याचिका दायर की जाती है उसमें एक प्रश्न नहीं होता है, उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिन पर की सुनवाई होनी होती है। अच्छा, 58 याचिकाएं थी, 58 याचिकाओं में किस चीज पर क्या क्वेश्चन था, कौन व्यक्ति किस चीज को उठा के सुप्रीम कोर्ट में गया है ना, तो हर चीज पर मतलब हर चीज में केवल यही चीज थोड़ी सुननी थी कि इसको पलटा जा सकता है नहीं पलटा जा सकता है। केवल कुछ लोगों ने कहा होगा कि भाई इस फैसले को पलटा जाए और दोबारा वो नोट चलाया जाए प्रचलन में, या इन नोटों को बंद किया जाए, लेकिन सबने ऐसा नहीं कहा ना। जो 58 याचिकाओं में से बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के विषय उठाए थे। बहुत सारे लोगों ने इस बात पर विषय उठाया था कि ये संविधान सम्मत है कि नहीं है, कुछ किसी ने ये कहा कि ये जो है उसे जो एक कानून बना के नहीं लाया गया है, इसको केवल एक उसके थ्रू लाया गया है, नोटिफिकेशन के थ्रू लाया गया है। तो इस तरह की जो चीजें थी उन पर भी तो सुनवाई करना जरूरी थी कि वो वास्तव में क्या है, उसका क्या प्रासंगिकता है उस विषय में, इस पर सुनवाई करना बहुत जरूरी थी। सरकार का जो निर्णय था वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता कि नहीं था कि नहीं आता था, इस पर भी सुनवाई करनी जरूरी थी। तो बहुत सारे प्रश्न थे, उस पर सुनवाई करना आवश्यक था। लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार ने भी यही बात कही थी कि ये सुनने लायक नहीं है याचिका और इसको नहीं सुना जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है ही है अपने आप में, जो अपने लोकतंत्र के सारे स्तंभ हैं अलग अलग, सबको अपना अपना अधिकार है और वो अपने अधिकार के हिसाब से काम कर रहे हैं अपना, और सब लोगों को इस देश को चलाने के लिए अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते रहना चाहिए। और इस तभी ये देश चल पा रहा है अच्छी तरीके से। हम लोग तो विदेशों में देखते हैं किस किस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अपने देश में लगभग इस तरह की चीजें सब लोग अपने अपने चूंकि कर्तव्यों का पालन किसी न किसी स्थिति में कर रहे होते हैं, और इसीलिए सरकार चल रही है, इसलिए देश चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, जब एक बात आपसे, आपको इस फैसले की सबसे बड़ी विशेषता क्या दिखती है, कि आपने भी अध्ययन किया है, ये जो फैसला आया है इसमें सबसे खास बात आपको क्या दिखती है? हमें लगता है लोगों को जैसा ये कहना था कि आरबीआई को ही ये काम करने देना चाहिए था। मतलब आरबीआई अगर इस काम को करती, सरकार ना करती, मतलब सरकार के पास कोई अधिकार नहीं था इस तरह करने का, तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, सरकार के पास ही इस चीज का अधिकार था। आरबीआई भी जो है उनके नियंत्रण की एक संस्था है, आरबीआई भी एक है इंडिपेंडेंट बॉडी, लेकिन उसकी सलाह से ही उन्होंने काम किया था। पिछले 6 महीने तक लगातार सलाह की गई थी आरबीआई से। इस चीज को उन्होंने पूरा जांच करने के बाद उन्होंने निर्णय दिया इस पर, और 6 महीने की सलाह मशवरे के बाद ही निर्णय लिया गया था। और इसलिए इस निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, सरकार ने पूरी तरीके से सही काम किया था। लेकिन जो बीबी रत्ना ने जो अपना असंतोष व्यक्त किया, उसमें तो वो यही कह रही है कि आरबीआई सिफारिश करती है, सरकार मोहर लगाती है। इस मामले में सरकार ने कहा और राय मांगी, और आरबीआई चूंकि उनके अंडर में है तो उस पर उसने मोहर लगा दी, और ये सब काम 24 घंटे में हो गया। माने यहाँ पर जो 26(2) की बात की जा रही है एक्ट के, उसमें आरबीआई के, उसमें ये कहा जा रहा है कि आरबीआई को सिफारिश करनी चाहिए थी, लेकिन आरबीआई ने ऐसा नहीं किया, बल्कि यहाँ उल्टा हो गया। आपने इसको पढ़ा होगा जरूर। भाई, सरकार ने सिफारिश आरबीआई से मांगी, सरकार आरबीआई से ओपिनियन मांगी, या आरबीआई ने अपनी तरफ से ओपिनियन दी? यही तो प्रश्न है ना। तो मुख्य चीज है, सरकार ने इसमें ओपिनियन मांगी आरबीआई से, आरबीआई से सलाह मशवरा की, इसमें गलत क्या है? भाई, अगर सरकार को सहयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं बनी हुई हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है केंद्र सरकार की जो पूरी बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला जो बैंकिंग व्यवस्था है, उसके अनुसार काम कर रहा है, तो वो सलाह दे सकता है सरकार के मांगने पर। उसने सलाह दी जो उसको ठीक लगी, एक चीज। दूसरी चीज ये कि हम जैसे देख रहे हैं कि 4 लोगों ने एक तरह का दिया, 5वें ने अलग तरीके का दिया। तो अगर ये ना होता तो आप ये समझ लीजिए, सिविल नीचे जो सेशन जज होते हैं, इसके बाद हाई कोर्ट होते हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट होती है, बार बार निर्णय बदले भी जाते हैं। कभी कभी सेशन जज का निर्णय जो होता है हाई कोर्ट में बदल दिया जाता है, हाई कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट में बदल दिया जाता है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, अगर कानून को समझने की अलग अलग व्याख्या करने का तौर तरीका ना हो, तो फिर ये निर्णय पलटे ही क्यों जाएं?
अगर सब लोग एक ही तरीके से सारी चीजों को समझेंगे तो फिर निर्णय बदलेंगे ना कभी। अगर एक निर्णय एक बार हो जाए सेशन जज में तो वही सुप्रीम कोर्ट तक पूरा चले, तो ऐसा तो नहीं होता है। हमेशा ऐसा, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब जो नीचे निर्णय लिया आता है वो हाई कोर्ट में बदल जाता है, हाई कोर्ट में निर्णय सुप्रीम कोर्ट में बदल जाता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो फुल पीठ होती है वो बदल देती है। तो इस तरह की ये प्रक्रिया है। ये तो 5 लोगों में से 4 लोग एक तरह का बोल रहे हैं, 1 लोग एक तरीके बोल रहे हैं, ये कोई मतलब बहुत ज्यादा वैसी चीज नहीं कि बहुत ज्यादा गड़बड़ चीज है। ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है और ये होनी भी चाहिए। लेकिन एक बात इसमें ये भी आई है कि जो जजमेंट आया है वो प्रोसेस पे आया है। ये कहा गया प्रक्रिया सही थी, इसमें 2 राय नहीं है। जैसा आपने भी कहा कि राय ले या दे जो भी, हालांकि वो नागरत्ना ने तो साफ साफ कह दिया, लेकिन खैर अगर मैं ये भी बात, ठीक है कोर्ट का अपना फैसला है, लेकिन सवाल केवल ये उठता है कि ये भी कहा गया कि प्रक्रिया तो सही है लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ा उस पर कोई फैसला नहीं आया। क्या ऐसा आप मानते? वो चूंकि देखिए जो भी 52 दिन का समय था, 52 दिन के समय में नोट बदली वाला जो पीरियड था, लोग उसी को कह रहे हैं कि उसका प्रभाव पड़ा, या उसके बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, दोनों चीजें हैं। तो अब वो जो प्रभाव पड़ना तो पड़ चुका है। अब हम इसको ये कहें कि उस प्रभाव को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये चीज तो सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने जो 5वें जज है उन्होंने भी स्वीकार किया कि अब इस निर्णय को पलटा तो जा नहीं सकता है, समय को आप वापस नहीं घुमा सकते हैं। जब समय को वापस नहीं घुमा सकते हैं तो जो निर्णय सरकार ने लिया इस पर ही केवल एक फैसला किया जा सकता है कि निर्णय सही था या गलत था, प्रक्रिया सही थी या गलत थी, या सरकार ने संविधान सम्मत काम किया या नहीं किया। तो इन सारी चीजों पर सरकार के इस निर्णय पर मुहर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के लगभग सारे जजों ने एक तरीके से कहा कि नहीं, ना तो इस निर्णय को पलटा जा सकता है, और ये जो प्रक्रिया थी वो भी सही थी। मोटे तौर पर हर जगह कहीं भी कोई उनको प्रक्रिया में कोई खामी नहीं नजर आई। इवन एक जज ने तो यह भी कहा कि इनकी नीयत और नियत दोनों सही थी इस निर्णय के साथ में। ये मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बार बार कहती है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं हमारी नीति और नियत दोनों सही है, तो इस पर भी मोहर लगाई उन्होंने कि नीति नियत दोनों सही थी। तो इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है कि सरकार ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल ठीक था। हो सकता है कि उस समय देखिए कोई भी निर्णय लिया था, आप ये कह नहीं सकते हैं भविष्य में क्या होगा, उसका निर्णय का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर की प्रभाव पड़ता है। इसी में बहुत से लोगों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, बहुत से लोगों को तरह तरह की परेशानियां उठानी पड़ी, कि शादी विवाह थे उसमें भी परेशानियां उठानी पड़ी कि नहीं पैसे उनके निकल पाए बैंक, उससे बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन अब इस चीज को पहली बात तो किसी को कोई पहले से सोचा नहीं जा सकता है कि क्या क्या होगा इसका प्रभाव। जब जो भी सोचा जाता है थोड़े बहुत आगे, बहुत ज्यादा आदमी सोचता है तो एक दूरी तक सोच पाता है, जितनी दूरी तक उसकी दृष्टि होती है उतनी दूर तक सोच पाता है। आदमी ने उतनी दूर तक सोचा। अच्छा ये भी था कि उस 52 दिनों में सरकार ने रोज अपने फैसले की समीक्षा की, और अपने फैसले की समीक्षा करके रोज नए नए निर्णय लिए, उन पर तरह तरह की सहूलियतें दी। तो ये भी था कि सरकार इन सारी चीजों पर एक लगातार निगाह रखे हुए थी और उन पर लगातार प्रक्रिया दे रही थी और लगातार अपने काम निर्णय बदल रही थी। तो इससे लगता है कि सरकार बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस पर सरकार ने काम किया है। लेकिन जो लाइन में खड़े होने पर ठंड से, हार्ट अटैक से एक बच्चे की मृत्यु, उसके और वहीं पर किसी का जन्म लेना, जिसको अब ये कहा गया है कि अब उसको हम पढ़ाएंगे, एक पार्टी ने कह दिया, तो ये जो प्रभाव पड़ा, इस प्रभाव को आप किस रूप में देखते हैं? कुछ भी हो, आप देखिए किसी भी तरह का कोई निर्णय लीजिए उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ही जी। अब आप देख लीजिए यहाँ पर अभी चंद्रबाबू नायडू जी की जो रैलियां हो रही, 7 लोग एक जगह मरे, 3 लोग एक जगह मरे, तो क्या इससे रैली बंद हो जाएगी? क्या नहीं बंद होंगी। लेकिन हाँ, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था और बनाई जा सकती है। जैसे कि कानपुर में क्या होता था, फूलबाग में रैली पहले हुआ करती थी, अब फूलबाग में रैली बंद करवा दी गई। इसलिए करवा दी गई बंद क्योंकि यहां पर रैली करने से यहां पर सारा पूरा शहर का यातायात, सारी व्यवस्था सब ध्वस्त हो जाती थी। अब ये होगा कि शहर के बाहर जितनी रैलियां होंगी। तो इस तरह के निर्णय सरकार ने संवेदनशीलता के साथ पूरे पीरियड में लिए हैं 52 दिनों में, और हमें लगता है कि सरकार ने लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए ही बहुत सारे निर्णय लिए हैं कि हाँ, उनको लगा कि इस चीज में कठिनाई आ रही है, उसको इस तरीके से ठीक कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को, एक तो यह कि जिन लोगों को उस मौके का फायदा उठाना होता है, एक तो वो लोग सक्रिय हो जाते हैं, हर अवसर में सक्रिय हो जाते हैं वो लोग, तो वो उन लोगों ने फायदा उठाया। दूसरा,
कुछ लोगों को पॉलिटिकल बेनिफिट लेना होता है, पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है, तो इन लोगों को पॉलिटिकल माइलेज लेना होता है तो लिया उन्होंने अपना, जिस तरीके का जो लोग ले सकते थे। और आज भी वो लोग अपना कहते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो हर एक का अपना अपना स्टैंड होता है, हर एक का अपना अपना व्यू होता है, और वो उनका करना उनका अधिकार भी है, उनका कर्तव्य भी है। पॉलिटिकल अपनी पार्टी का पक्ष रखना उनका अपना कर्तव्य है और उनका अधिकार भी है, चूंकि पॉलिटिकल व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उनका अधिकार है कि इस तरीके से कहें और सुने। लेकिन दीपचंद जी, अभी आपने कहा कि नायडू की रैली में 2 बार भगदड़ मची और लोगों की डेथ हो गई, सही बात है, लेकिन उसमें तो वो मुआवजा भी तो दे रहे हैं कि भाई आप रैली में मेरे यहाँ भगदड़ मच गई और आपके परिवार को नुकसान हो गया, क्षति हो गई, जनधन हानि हो गई, हम इसका मुआवजा देते हैं, 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया, ये दिया। तो क्या इस पर सरकार को विचार करना चाहिए? नहीं, इसमें भी हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया था, और उन लोगों ने वहां पर जो लोग लाइन पर खड़े थे उन लोगों को चाय, बिस्कुट, पानी, इस तरह की सारी सुविधाएं देना चालू कर दिया था, जबकि विपक्षी लोग लगातार केवल इस विषय को उठा रहे थे और कुछ कर नहीं रहे थे। हमने देखा कि उस समय भी हमारे स्वयंसेवक जो हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक भी इन सारी चीजों में लगे हुए थे कि जिन लोगों को इस तरह की चीजों में कठिनाई हो रही है, क्योंकि सरकार का एक निर्णय है उसका भी अनुपालन होना जरूरी है, और वो निर्णय लिया ही इसीलिए गया था कि लोग जो है इसका गलत फायदा न उठा पावे, तो किस तरीके से उसको अच्छे तरीके से उसका पीरियड समाप्त हो जाए, लोगों को वो काम पूरा सुचारू ढंग से चल सके, इसके लिए बहुत सारे लोग, और अच्छा स्वयंसेवी संगठन भी बहुत सारे सक्रिय हो गए उस समय। हम ये नहीं कि भाजपा या आरएसएस की बात कर रहे हैं, जो लोग भी संवेदनशील लोग थे उन्होंने इस तरह की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा सहयोग किया था, और वहां पर लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए बहुत सारे काम किए थे। अब मान लीजिए कोई अपाहिज जाता था तो उसके लिए अपना व्यवस्था उन लोगों ने कर रखी थी, उन लोगों के लिए अलग से रास्ता बना दी गई थी, कुछ बैंक ब्रांचों ने अपना वृद्धों के लिए और बुजुर्गों के लिए अलग से लाइनें बना दी थी, कुछ लोगों ने महिलाओं के लिए अलग से लाइनें बना दी थी। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं जहां हो सकती थी वहां की गई थी। हमें लगता है ये करना भी चाहिए, और किसी भी समाज का एक सबसे आवश्यक अंग होता है कि उसका संवेदनशील होना। अगर समाज संवेदनशील है तो उसके निर्णय वो सही रहेंगे और वो अपने कामों को सही ढंग से अंजाम दे पाएगा। ठीक है, कोर्ट ने जो उद्देश्य था नोटबंदी का उसके बारे में ये कहा कि हाँ इस समय प्रासंगिक अब इसका नहीं है, कि इसको जो है नोटबंदी के कारण काला धन रुकेगा, आतंकवादियों को फंडिंग रुकेगी, ये 2 बिंदु मुख्य रूप से बताए गए, और एक जाली नोट की भी बात आई है। आपको क्या लगता है कि सरकार इस मामले में कहीं चूक गई और सरकार को इसका लाभ नहीं मिला? नहीं, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये तीनों उद्देश्य थे, ये तीनों उद्देश्य सही थे, और इन तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये जो नोटबंदी की गई थी ये भी सही थी, मतलब उसकी पॉलिसी सही थी, मतलब कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं था। ये तो मैं अब ये आया कि उसका रिजल्ट वो आगे नहीं रहा। हाँ, मुख्य चीज ये आई कि काला धन रुका कि नहीं रुका, आतंकवाद पर प्रहार हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर पहले और आज की तुलना की जाए तो अपने आप सबको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा कि क्या हुआ। हम उसी के बाद से देखिए होता क्या, कुछ निर्णय उससे अटैच्ड होते हैं, जैसे नोटबंदी के बाद आया जीएसटी लगभग उसके हमें लगता है कि लगभग 8-9 महीने बाद आया, 1 जुलाई 2017 को लगा जाके। तो हमें ऐसा लगता है जिस समय ये आया था तो हमें ऐसा लगा कि जो ये नोटबंदी है जीएसटी की दिशा में एक कदम है, मतलब जीएसटी को फेलिसिटेट करने के लिए नोटबंदी लाई गई है, जो हमारे जैसा कोई व्यक्ति जो अगर उसको एनालिसिस कर रहा था, तो हमें लगता है कि ये सब चीजें ठीक थी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर चीज का प्रभाव 100% हो, ये भी नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वो 100% सही हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। भाई हम सोच रहे हैं कि आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि हाँ काला धन पूरा रुक जाएगा तो ये भी सही नहीं, लेकिन हाँ बहुत हद तक रुका है, ये बात सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। आज की तारीख में जो इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह काम है, बिल्डिंग का बिल्डर्स का काम है, उसमें देखिए आप कि जो सेकेंड मनी चला करती थी उसका बहुत हद तक प्रभाव कम हुआ है, उससे दरें भी कम हुई हैं, मतलब जो इसके क्षेत्र में बहुत ज्यादा एकदम से मंदी जैसी लोगों को लगी आई हुई है। उसका कारण यही था कि जो नंबर 2 के पैसा था उसका प्रभाव रुका, और उसके कारण से उसमें लोगों को लगा कि यहाँ कमी आई है, और रेट ठीक हुए। मेन चीज है कि रेट उसके ठीक हुए, रेट जो एकदम से बूम थी मार्केट की, जो बिना मतलब में बना के रखी गई थी कुछ लोगों द्वारा, वो ठीक हुई रेट। अब लोगों द्वारा एक्सेसिबल हो रही है, जो कम आय वर्ग के लोग हैं वो भी उसको पा रहे हैं, तो इसका भी तो ये भी तो प्रभाव पड़ा ना इसका। आप ये देखिए कि उसके कारण से जो आदमी के अंदर एक वृत्ति आई कि जो कैश का लेन देन लोगों ने कम किया, है ना,
डिजिटल पेमेंट्स का, ऑनलाइन पेमेंट्स का, इसका प्रचलन बढ़ा है। तो इसका प्रभाव क्या पड़े कि आज की तारीख में दुनिया में हमें लगता है कि सबसे ज्यादा जो डिजिटल पेमेंट का काम है वो भारतवर्ष में होता है पूरी दुनिया में। भारतवर्ष उसका मतलब एक तरह से मुख्य वो बन के खड़ा हुआ है, गणी देश बन के खड़ा हुआ है आज की तारीख में। ये भी तो इसका प्रभाव है, ये इसका पॉजिटिव साइन भी है इसके। हो सकता है कि कुछ चीजें न अचीव कर पाई हो सरकार, लेकिन बहुत सारी चीजें उससे अचीव भी हुई हैं। बहुत सारे देशों में जीएसटी लगी और फेल हो गई, उनको वापस करना पड़ा। भारतवर्ष में लगी हुई है, चल रही है और उसके अच्छे दुष्परिणाम आ रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ रुपए हर महीने जमा हो रहा है जीएसटी में, ये अपने आप में अचीवमेंट है। तो ये भी तो इसका पक्ष देखना चाहिए हम लोगों को। लेकिन एक बात तो दीपचंद जी, जो एक उद्देश्य था वो ठीक है, आपने और उद्देश्यों की भी चर्चा की। जो उसका उद्देश्य था कि आतंकवादी फंडिंग, काला धन, जाली नोट, उनमें तो कुछ भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि 99% 500 और 1000 की जो करेंसी थी वो वापस आ गई। तो अगर काला धन होता तो लोग छिपा करके रख लेते और उसके बाद जो है सामने न लाते, जाली नोट रख लेते। तो ये जो 99% का आंकड़ा आया है, ये 80% 70% होना चाहिए था, तो वो तो नहीं हुआ। नहीं, फिर थोड़ा सा कहीं इसमें इस तक हम लोगों को वो दर्श नहीं पहुंच पा रहे है क्या कि रिजर्व बैंक ने जितने नोट जारी किए थे जी, हम लोग ये सोच रहे कि वो सारे नोट वापस आ गए लगभग, केवल थोड़े नोट ऐसे रहे जो मार्केट में रह गए। इसका मतलब केवल उतना काला धन था, तो ऐसा नहीं था। जो नकली नोट चल रहे थे वो कहां आए वापस? वो थोड़ी बैंकों के पास वापस आए। हाँ। नकली नोट आ भी नहीं सकते तो वापस, ठीक है ना। ठीक। तो आप ये समझ लीजिए पूरा नकली नोट का कारोबार एक पर्टिकुलर पीरियड तक के लिए बंद हो गया, है ना। एक चीज वो कितनी रकम थी इसका अगर जो अपुष्ट जो खबरें हैं और अपुष्ट जो लोगों के पास डाटा है वो समझ लीजिए ये था कि जितनी इंडिया में करेंसी चल रही लगभग उतनी जो थी नकली करेंसी थी 500 और 1000 की। तो भी कितनी बड़ी रकम थी अपने आप में जो कि उससे बाहर हुई है चलन से, है ना। तो हम लोगों जो सरकार के पास बैंकों में जमा हुई वो तो वही थी जो रिजर्व बैंक ने जारी की थी, वो कहां थी जो नकली नोट थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक चीज, दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि आतंकवादी घटनाओं में बहुत कमी आई है। जब जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में इतनी बड़ी कमी आई है, वहां पर धारा 370 हट गई, वहां पर आज की तारीख में बिल्कुल लगभग शांति जैसी है, पत्थरबाजों वाला काम बिल्कुल टोटल बंद हो चुका है। पीएफआई और जो इस तरह के आतंकवादी संगठन थे उनके ऊपर बिल्कुल जो फंडिंग थी उनकी खत्म होगी फंडिंग। जो ये शेल कंपनियां चला करती थी उनके ऊपर पूरा लगाम लग गया। वो कंपनियां करीब 2.5 लाख कंपनियां के आसपास वो लगभग बंद हो गई। जो एनजीओस थे जो फर्जी तरीके से चल रहे थे वो लगभग सारे बंद हो गए। तो इस तरह के सारे काम हुए ना, वो भी तो उसी का रिजल्ट है, वो भी तो उसी तरीके से आ रहा है। लेकिन आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं नोटबंदी की, जिससे कि पता लगे कि हाँ भाई नोटबंदी, आपने तो खैर बहुत से कारण गिना दिए और बता भी दिए कि ये फायदे हुए, लेकिन सबसे बड़ा पुख्ता कारण आप क्या मानते हैं कि नोटबंदी से अपने देश को ये लाभ हुआ? हमें ऐसा लगता है दो चीजें जी। एक तो ये कि जो इसके बाद लोगों में बैंकिंग की प्रवृत्ति बढ़ी जी, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक। क्योंकि लोगों को लगा कि अगर बैंक में हमारा अकाउंट नहीं है तो हमारा पैसा घर में जो रखा हुआ है बिल्कुल रद्दी हो जाएगा, किसी समय रद्दी हो सकता है। एक चीज। दूसरी चीज क्या हुई कि लोगों को जो सरकार ने एक डीबीटी प्लान ली, खास करके जो अपना कोरोना पीरियड में आपने देखा कि उसका बहुत से लोगों ने फायदा उठाया, लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा था और लोगों ने उसका फायदा उठाया। ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि थी। जो डिजिटाइजेशन की दिशा में देश बढ़ा आगे, आज की तारीख में छोटे छोटे अपने जो वो अपने कारोबारी हैं, जो एक ठेले वाला भी चल रहा होता है वो भी अपना यूपीआई पेमेंट का माध्यम रखे हुए है और जो लोग करने में है हिचकते नहीं है। मतलब यूपीआई पेमेंट सिस्टम तो अपने आप में यूनिक है भारतवर्ष में। हमें लगता है कहीं इतना तेजी से बढ़ने वाला सिस्टम भारतवर्ष में हुआ आज तक कभी हो ही नहीं पाया है। तो ये जो चीज है ये भारतवर्ष की उपलब्धि है और हमें लग रहा है कि भारतवर्ष इस मामले में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। और जैसा कि अभी हम आज ही शायद खबर पड़ रही, आज या कल की खबर थी कि जो रूस से जो तेल खरीदा जाएगा रुपए में पेमेंट होगा। ये पेट्रो जो डॉलर का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गए, अब रुपए में कन्वर्जन वाला जो मैटर खड़ा हो रहा है। अब समझ लीजिए भारतवर्ष कितना आगे की भूमिका निभाने वाला पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में।
इंग्लैंड को पीछे छोड़ के भारत आगे बढ़ चुका है उससे। तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं अपने आप में हमें लगता है कि उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रेय अगर हम लोग उसको नोटबंदी को भी देंगे तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उससे उसके सरकार के प्रयास सार्थक हुए हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं जो उसके नेगेटिव प्रभाव रहे हो, और हर चीज के रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज बिल्कुल सब कुछ अच्छी होती है। स्याह होगा तो सफेद भी होगा, सफेद होगा तो स्याह, मतलब धूप और छां दोनों ही प्रकृति के अंग हैं। कहीं धूप होगी तो कहीं छांव होगा, ये प्रकृति के अंग है। तो ऐसा नहीं कि मतलब किसी चीज का मतलब सब चीज पॉजिटिव रहेगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर जो नीति और नियत दोनों अगर साफ हैं, स्वच्छ हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो निगेटिव सबसे बड़ा क्या रहा आपके हिसाब से? निगेटिव सबसे बड़ा यही रहा कि लोगों को उस समय जो बहुत परेशानियां हुई, और वो परेशानियां मतलब वास्तव में मतलब कष्ट देने वाली थी। मतलब जो पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, बहुत बार उन लोगों के मन में आया कि कहीं सरकार ने ऐसा तो नहीं कि गलत निर्णय ले लिया है, लेकिन चूंकि भरोसा था अपने नेतृत्व पर, उनको इतने वर्षों से वो लोग वर्षानुवर्ष वो लोग संघ में काम करते हुए आए, तो उन लोगों को लगता था नहीं हमारा जो नेतृत्व है वो हमेशा उसकी हो सकता है निर्णय गलत हो जाए, कभी उसके परिणाम गलत हो जाए। देखिए परिणाम गलत हो सकते हैं, परिणाम कभी कभी ऐसे निकल सकते हैं जो कि आपको स्वीकार ना हो, लेकिन उसकी नीयत सही है, उसका उद्देश्य सही है। इस पे उनको चूंकि विश्वास था और उन्होंने सरकार का उस समय भी साथ दिया, और आज हमें लगता है कि इसी कारण सरकार अच्छी दिशा में काम कर रही है, और जनता को भी पूरा विश्वास था कि नहीं हमारी सरकार जो है ये सही दिशा में काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और इसलिए जनता ने भी भरपूर सहयोग दिया है। मतलब ऐसा नहीं, कुछ परेशानियां जो होती है उनको ही स्वीकार करके आदमी आगे बढ़ा है। इससे लगता है कि नहीं उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है। और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें तो उन्होंने स्पष्ट किया, मतलब लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो जनादेश से बड़ा कोई मोहर तो होती नहीं है। जो जनादेश था उसने भी स्पष्ट किया इस चीज को कि नहीं सरकार का निर्णय सही था। ठीक बात। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं नोटबंदी पर सुप्रीम फैसले की, जिसमें केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी गई है। ये जरूर माना जा रहा है कि प्रभाव कुछ पड़ा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा करना और वो अप्रासंगिक हो गए ये भी कहा जा रहा है। मिश्रा जी मुझे ज़रा ये समझाइए कि एक ये भी चर्चा आई थी कि नोटबंदी के कारण टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ गई एकदम। अब बाद में फिर ये भी आया कि कुछ सरकार के ऐसे फैसले आ गए जिससे वो संख्या जो थी वो घट भी गई। आप चूंकि उसी क्षेत्र के हैं और सिद्धहस्त हैं, इसलिए आप बताइए क्या वास्तविकता क्या रही? नहीं, टैक्स पेयर की संख्या देखिए बढ़ना स्वाभाविक था जी। जैसा कि हमने अभी कहा था कि लोगों के अंदर डिजिटाइजेशन, डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन पेमेंट्स का माध्यम बढ़ा, तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग, अब सरकार है क्या कि जो आयकर विभाग है उसके पास लोगों की पूरी कुंडली है। वो उनके यहाँ एक टर्म यूज होता है 365 डिग्री उनके कैमरे लगे हुए हैं, वो सब तरफ से आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं 365 डिग्री। तो 365 डिग्री के अगर पूरे कैमरे लगे हुए हैं तो आपकी वो सारी कुंडली खंगाले ले रहे हैं। अभी इस साल से जो रिटर्न दाखिल हुए इनकम टैक्स में, उसमें AIS और TIS ये दो तरह की इंफॉर्मेशन जो हैं आपके उसमें डाउनलोड हो रही थी। तो हमारे यहाँ जो लोग रिटर्न भरवाने आ रहे थे वो जो अपना डिटेल बताते थे, जब हम लोग उसका AIS TIS निकालते तो उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग मिल जाती थी। पता लगा उसने बहुत सारे शेयर खेल डाले हैं, किसी में उसने फ्यूचर ऑन ऑप्शन का काम कर दिया, किसी ने उसने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के शेयर अपना खरीद बेच दिए, म्यूचुअल फंड मान लीजिए किसी ने SIP लगाई उसको बेच दिया तो वो भी ट्रांजेक्शन आया। जबकि इसके पहले क्या होता था वो आदमी ये बताता ही नहीं था। अच्छा, हम लोगों के पास ऐसा कोई साधन भी नहीं था कि हम लोगों को पता लग पावे कि ये इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है कि गलत है। तो चूंकि वो इन्फॉर्मेशन सरकार के पास है ऑलरेडी, है ना, और ये आई क्यों है? क्योंकि लोगों के अंदर प्रवृत्ति बढ़ी है ऑनलाइन करने की। अच्छा, प्रवृत्ति भी बढ़ी है, सरकार ने लोगों को बाध्य भी किया इस बात के लिए बहुत सारे तरीकों से, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपका आधार लग गया, बहुत सारी जगहों पर आपका पैन अनिवार्य हो गया। तो इसकी वजह से है क्या कि सारी इंफॉर्मेशन अब सरकार के पास है, और इस कारण से टैक्स नेट लगातार बढ़ रहा है। एक तो टैक्स नेट भी बढ़ रहा है, जो टैक्स नेट ऑलरेडी था उसमें भी जो टैक्स की अमाउंट है वो बढ़ रही है, जो इस तरह की जो अमाउंट छूट जाती थी टैक्सेबल होने से वो बढ़ रही है। तो इस कारण से सरकार का राजस्व संग्रह बहुत बढ़ा है, और उसका प्रभाव GST में और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि GST में एक तो रजिस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ गए। अब मान लीजिए
लोगों ने यूपीआई से, जो व्यापारी यूपीआई से पेमेंट ले रहा है, तो वो कैसे मना कर पाएगा कि हमारा इतना टर्नओवर ही नहीं हुआ है, जबकि एक पर्टिकुलर टर्नओवर के बाद उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। तो जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, उसको पता है ये, तो पहले से वो करा के रख रहा है और आदमी उसमें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो, और जिन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो, इनमें अंतर क्या हुआ कि जब आप जिससे व्यापार कर रहे हो, जो आदमी आपसे खरीद रहा है वो भी आपसे कह रहा है भैया जीएसटी का हमको नंबर दो, हमको टैक्स इनवॉइस चाहिए। जो आपको बेच रहा है वो आपसे कह रहा है भैया जीएसटी का नंबर दो, क्योंकि हम आपको बेच ही नहीं पाएंगे, हम जो है सेल इनवॉइस इतनी ज्यादा इशू नहीं कर पाएंगे जिन एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, तो आपको झक मार के आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है। इससे इन सारी चीजों से क्या हुआ, टैक्स नेट बढ़ता जा रहा है, व्यापार जो है नंबर 1 में आता जा रहा है लोगों का, और व्यापार नंबर 1 में आने से हर एक को इसमें फायदा हो रहा है। क्योंकि जो लोग, कुछ लोग थे जो कि इन सारे व्यापार को नंबर 2 में करके थोड़ा अपने थोड़े फायदे के लिए और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग हतोत्साहित हुए हैं, और सरकार का भी उद्देश्य पूरा हो रहा है। इससे होगा क्या कि जब ज्यादा टैक्स नेट बढ़ेगा तो लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन भी कम होगा। अभी तो हमको तात्कालिक रूप से लगता है कि हमारा टैक्स ज्यादा चला गया, लेकिन जब मान लीजिए सरकार के पास, सरकार का लक्ष्य है कि हमको 1 लाख करोड़ लेना है, तो 1 लाख करोड़ उसको अगर मिल गया 2.5 लाख लोगों से, तो फिर वो और कम करेगी टैक्स, क्योंकि उसको लगेगा अब तुम्हारे पास ज्यादा लोग पैसा देने वाले आ गए, तो उसको अपने आप रेट कम करेगी, और टैक्स रेट लगातार इसीलिए कम भी हो रहा है। कंपनियों में देखिए कितना रेट कम हो गया है। तो इस तरीके से प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये पूरा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, और पूरी अर्थव्यवस्था अगर आगे जाती है तो इसको, ये देश की खुशहाली पर इसका प्रभाव पड़ता है, हर व्यक्ति को इसका फायदा मिलता है। दूसरी चीज, अगर ये बात हम आपकी सब मान रहे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद धुरंधर अर्थशास्त्री नोटबंदी पर सवाल क्यों खड़े कर रहे थे? नहीं देखिए, दोनों चीजें हैं। हाँ, क्योंकि आप भी पढ़ते रहे तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं, जो कार्यकर्ता थे, हाँ, उनके मन में भी एक बार ये आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्णय गलत हो गया है, क्योंकि जब लाइन में लोग लगे हुए हैं, इस तरह की परेशानियां हो रही हैं, तो वो चूंकि संवेदनशील थे इसलिए उनके मन में कहीं ना कहीं आया होगा। अच्छा, होता क्या है कि आप पहले से किसी निर्णय को सही गलत नहीं ठहरा सकते हैं। निर्णय के परिणाम क्या है इसके बेसिस पर आप ये डिसीजन करते हैं कि आप सही निर्णय था कि गलत निर्णय था। सरकार तो हर निर्णय सही लेती है भाई, ऐसा सरकार ये नहीं करती कि कोई निर्णय गलत ले। होता यह है कि वो निर्णय वो एक आम समाज के फायदे के लिए ले रही है, पूरे समाज के फायदे के लिए ले रही है, या कुछ लोगों के फायदे के लिए ले रही है, इससे फर्क पड़ता है। पहले क्या होता था, कुछ लोगों के फायदे के लिए निर्णय लिए जाते थे। एक नोटिफिकेशन जारी होता था, किसी पर्टिकुलर व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए नोटिफिकेशन जारी होता था, और फिर जब फायदा उसको पहुंच जाता था वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाता था। इस तरह बहुत सारे निर्णय लिए जाते थे। अच्छा, सब लोगों को दिखाई पड़ा होता था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन आज की तारीख में सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके साथ लेके चल रही है, और इसलिए हमें लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई मतलब ओवरऑल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। निर्णय सही गलत होना ये भविष्य की बात होती है, भविष्य में आपको पता लगेगा क्या निर्णय सही हुआ गलत हुआ। और संवेदनशील लोगों का ये कर्तव्य है, वो लोगों की जिम्मेदारी है कि निर्णय को देखें, भालें, उसकी मीमांसा करें, उसकी आलोचना करें, उसकी पूरी समालोचना करें, और सरकार को अवगत कराते रहें। लगातार ये उनका प्रयास होना चाहिए। क्यों? अगर वो सरकार को निगेटिव चीजें नहीं बताएंगे तो सरकार उसमें दुरुस्त कैसे करेगी आगे। तो क्या अभी इसके लाभ या इसके अचीवमेंट अभी और आना बाकी है क्या? 6 साल के बाद अपन जो कुछ होना था हो गया? नहीं, किसी भी चीज का देखिए, देश जिस समय 1947 में देश स्वतंत्र हुआ या विभाजित हुआ, आज की तारीख में इस पर भी मतलब मीमांसा की जाती है ना, कि उस समय विभाजन हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, ये निर्णय गलत था कि सही था। तो किस चीज का क्या प्रभाव पड़ने वाला कुछ पता है? मान लीजिए आज उस समय ये सोच के पाकिस्तान बनाया होगा उन लोगों ने कि चलो भाई पाकिस्तान बन जाएगा, इन लोगों की इच्छा पूरी हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने का एक बहुत बड़ा केंद्र बन के पाकिस्तान उभरा। तो ये उस निर्णय का वो निर्णय सही हुआ कि गलत हुआ? भाई इसी तरीके से तो आप भविष्य में देखेंगे जाके कि निर्णय सही था कि गलत था। बांग्लादेश को बनाया गया पाकिस्तान से अलग करके, ये एक निर्णय सही था, या आज की फिर बाद में पता लगा बांग्लादेश ने भी आपके ऊपर बहुत सारी चीजें करनी चालू की, वहां से भी बहुत सारे अवैध घुसपैठी और दुनिया भर की चीजें होने लगी। तो इस पर भी विचार किया जाने लगा कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से लड़ने दिया जाता है या बांग्लादेश आज बना दिया गया, तो वो भी हमारे लिए समस्या बनकर खड़ा हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो बांग्लादेश को अपने मित्र देश के रूप में उन्होंने बनाने का काम किया। आज की तारीख में बांग्लादेश पाकिस्तान की बजाय भारत का मित्र देश बना हुआ बैठा है। तो इस तरीके से बहुत सारे निर्णय होते हैं जो कि आपको भविष्य में पता लगते हैं कि वो सही थे या गलत थे,
लेकिन निर्णय तो लेने ही होते हैं। सरकार का काम होता है निर्णय लेना और उनको संचालित करना और उनको अनुपालन करना, ये सरकार का काम है। मिश्रा जी ये बताइए कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट का बड़ा महत्व होता है और एक भरोसा भी है। क्या कारण है कि जैसे आज नोटबंदी का फैसला आया या इसके पहले और भी फैसले आए तो लोग बड़े हताश निराश दिखाई देते हैं, कह रहे अब तो भैया यही सब होना है, हम लोग कौन सुनने वाला है। और कहीं ना कहीं कोर्ट की आस्था पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मतलब आप एक अच्छे विश्लेषक हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि 58 अगर याचिकाएं दायर की गई हैं तो लोगों को कुछ ना कुछ तो उम्मीदें थी कि भाई अब ये फैसला आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। लेकिन हाल के जो भी निर्णय आ रहे हैं या जो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं वो तो स्वागत योग्य ही है, लेकिन उसके बाद भी लोग बड़े निराश दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं। और कभी कभी तो लोग ऐसे करते हैं कि अभी देखा था, मैंने सुना था कि उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बड़ा चिंतनीय विषय है ये। होता क्या है कि जब हमारे पक्ष में कोई निर्णय आता है जी तो उसको सहज स्वीकार करते हैं, और जब हमारे पक्ष में नहीं आता है तो उसका हम मीमांसा उसकी करने लगते हैं तरह तरीके से। तो ये उसी तरह के लोग हैं जिनको कि किसी भी अच्छी चीज में उनको कभी अच्छा लगने नहीं है। देखिए उल्लू को जो है दिन नहीं अच्छा लगता है, या समझ लीजिए, मतलब पॉसिबल नहीं है कि उल्लू को दिन, वो रात में उसको अच्छा लगना है क्योंकि उसको रात में दिखाई पड़ता है। मतलब उसकी समस्या भी है, वो प्राकृतिक रूप से उसकी समस्या है कि उल्लू को रात में दिखाई पड़ता है तो उसको अंधेरा अच्छा लगेगा ही, ये स्वाभाविक सी चीज है, प्राकृतिक चीज है। तो जिन लोगों को खराब चीजें अच्छी लगनी है उनको खराबी चीजें अच्छी लगनी है। अब है क्या कि आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, उनके निर्णय पर विश्वास नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट गए क्यों? भाई आप सुप्रीम कोर्ट गए क्यों जब आपको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है? आपको दूसरा उपाय अपनाते उस काम के लिए। आपको लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको चुनाव के ऊपर विश्वास नहीं है। जब आपके पक्ष में फैसला आता है, जब ये जो है ईवीएम आपके पक्ष में फैसला देती है, आपको तो बढ़िया काम हुआ। जब ईवीएम आपके पक्ष में फैसला नहीं देती, आपको तो ईवीएम गलत थी। तो है क्या कि जब हमको जो चीज अच्छी लग रही है वो हो गई तो सब कुछ अच्छा है, जब वो नहीं हुई तो सब कुछ खराब है। तो ये चीज आदमी को स्वीकार करना होगा। देखिए मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा, आपको सारी चीजों को एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो अब उनकी समस्या क्या है कि वो पॉलिटिकली इतना ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। दिक्कत ये है उनके साथ, इसलिए वो चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनके साथ प्रॉब्लम दूसरी है कि जनता ने उनको अस्वीकार कर रखा है हर जगह से। अब थोड़ा बहुत मान लीजिए कहीं स्वीकार कर ली तो उस चीज का ढोल में मजीरा पीटने लगते हैं। मान लीजिए हिमाचल में केवल 0.9% डिफरेंस है, अगर मान लीजिए कांग्रेस सरकार बन गई तो वो पूरी दुनिया में ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि जो है कांग्रेस की बाहर आने वाली है, कांग्रेस की सरकार पूरी दुनिया में पूरे देश में बनने वाली है ना। जबकि उसके कारण क्या थे ये वो भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि किस कारण से वहां पर सरकार वाले बदली है। तो हमारे पक्ष में फैसला हो उसको हम स्वीकार कर लें, ये नहीं चलेगा। हमको किसी चीज पर विश्वास नहीं है, ये नहीं चलेगा। हमको पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको सीबीआई पर विश्वास नहीं, हमको ईडी पर विश्वास नहीं, हमको आयकर विभाग पर विश्वास नहीं, हमको आरबीआई पर विश्वास नहीं, हमको कोर्ट पर विश्वास नहीं, किसी चीज पर विश्वास नहीं है। हमको अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है। मतलब हम ये भी करेंगे कि मान लीजिए समाज में कहीं ऐसी कोई चर्चा प्रचर्चा आएगी तो उनके विरुद्ध अपशब्द बोलेंगे। तो ये जब लोगों की नियत तरीका हो गया, तौर तरीका हो गया है, तो उस पर उनके उस पर कोई विवेक पर कोई प्रश्न चिन्ह अपने आप खड़ा होता है, कहने की बात ही नहीं है। और मुख्य हमें तो ये देखना चाहिए कि किसी भी चीज का रिजल्ट हम लोग कहां से देखेंगे? तो एग्जाम से देखेंगे, एग्जाम के परिणाम से देखेंगे। तो परिणाम जो है वो सबको दिखाई पड़ रहे हैं। 2016 में नोटबंदी हुई नवंबर में, 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। तो सब जनता ने मोहर लगाई उस चीज पर, जबकि लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा गंदा निर्णय है और हो सकता है कि यहाँ सरकार न बन पाए, लेकिन हुआ, उसके बाद भी हुआ, जबकि दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो आदमी को ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम केवल अपने पॉलिटिकल दृष्टि से सारी चीजों को न देखें। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी क्या थी कि वो विपक्ष में चूंकि रह चुके हैं इतने साल, तो उनको विपक्ष की जिम्मेदारियां भी पता हैं। उनको पता है कि कब हमको सरकार के निर्णय का विरोध करना है और कब उनके निर्णय में साथ खड़ा होना है। जब युद्ध की नौबत है तब हम सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे प्रधानमंत्री पर कोई हमला करेगा तब हम सरकार के साथ खड़े हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी करके दिखाया है। लेकिन इन लोगों को अभी विपक्ष में रहने की आदत नहीं पड़ी है। इन लोगों को लगता है कि शासन करना केवल हम ही जानते हैं, लेकिन ये विपक्ष की भूमिका जब नहीं निभा पा रहे तो शासन करना क्या जानेंगे। जो आदमी विपक्ष की भूमिका नहीं ठीक ढंग से निभा सकता है वो शासन भी नहीं कर सकता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों के विवेक पर, इन लोगों के विचार पर बहुत ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं है। ये तो इन्होंने धर्म बना लिया है कि सरकार के हर निर्णय का इनको विरोध करना है और इसलिए ऐसा करते हैं, हमें ऐसा लगता है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए भी तो बड़ा घातक और खतरनाक है कि जब हम कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे, कोर्ट पर भी भरोसा नहीं करेंगे, कोर्ट के निर्णयों को भी अपनी दृष्टि से देखेंगे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग एक्चुअली कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं जी। है क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तो नहीं कि भगवान बैठे हुए हैं। हम लोग कहते हैं कि धरती पर भगवान है वो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो लोग भी दबाव महसूस करते हैं। आप ये देखिए बहुत सारे निर्णयों पर मीडिया ट्रायल जब हो जाता है तो निर्णय जो कोर्ट है उसको भी आदेश करने में हिचकते हैं। मतलब कोर्ट को भी हिम्मत नहीं पड़ती है कि जो मीडिया में, जो समाज में उसके विरुद्ध जो वातावरण बना हुआ उसके विरुद्ध वो फैसला दे दें। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस कारण से उनको ऐसे फैसले देने पड़ते हैं जो कि वास्तव में न्यायप्रिय नहीं होते, लेकिन उनको करने पड़ते हैं। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट पर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की रणनीति है इन लोगों की। और ये लोग सोचते हैं कि इस तरीके से दबाव बना के ये कर ले जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही होती है तो उसके पीछे एक कारक नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं और धीमे धीमे वो कहीं ना कहीं चीजों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और जब चीजें अच्छी होनी होती है तो ये उसका परिणाम ही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको लगता है कि नहीं, ये जो हमारे ऊपर इतना मानसिक दबाव है, लेकिन उस दबाव को अस्वीकार करते हुए, उस दबाव को दंडनीकार करते हुए वो लोग इस तरह के निर्णय अगर दे रहे हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं साधुवाद के पात्र हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्लेषण भी बहुत अच्छा रहा। निश्चित रूप से ये बात तो सही है कि परिणाम, फैसला सही, नीति सही, सब कुछ सही, ठीक है, परिणाम में कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो हम जरा से बात पे कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हैं, उनके फैसलों पर और उनकी आस्था पर, यह भी कोई अच्छा नहीं है। हो सकता है कि कोई फैसला आपके अनुकूल ना आया हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सारी व्यवस्था ही गड़बड़ा रही है। हमें अपने कोर्ट पर भरोसा भी रखना चाहिए और उसी भरोसे के साथ अपने लोकतंत्र को मजबूत भी करना चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।